तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग ये भोजन संरक्षण देखेंगे और ये 8 क्लास का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जिसमें ये लास्ट पार्ट है। ठीक, इसके बाद हम पूरा फोकस क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। वैसे क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट बना हुआ है सेकंड चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन संरक्षण पढ़ेंगे, मतलब भोजन का संरक्षण मतलब उसका सुरक्षा करना, ठीक है। मतलब ये हुआ क्योंकि भोजन को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो खराब हो जाएगा, ठीक। वो क्यों खराब होता है और उससे कैसे सुरक्षा करेंगे यह इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अक्सर सब्जियों और फलों को रिफ्रिजरेटर में रखकर उनका भंडार करते हैं। मतलब फ्रिज में होता है ना, उसमें हम लोग रखकर उसका भंडार करते हैं। भंडार किया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया फफूंदी उसमें अटैक ना करे, ठीक है। नमी वाले में नहीं, सूखे में किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों का भंडारण नमी वाले स्थानों में नहीं किया जाता है। इस अवस्था में ये कुछ समय तक सामान्य रहते हैं, मतलब कि ठीक रहते हैं। इसके विपरीत दूध, मांस, सब्जियां, फल, पके भोजन सब जब समान अवस्था में कुछ समय तक छोड़ दिया जाए, मतलब कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दे सामान्य अवस्था में जैसे हम लोग रखते हैं, छोड़ दिया जाए, तब वे उपयोग लायक नहीं रह जाते। मतलब वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। उसके स्वाद भी बिगड़ जाएगा, वह जब तरह से हो जाएगा, मतलब कि वो नष्ट हो जाएगा, भोजन मतलब खराब हो गया, उनका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ विकारीय कहलाते हैं वाली। मतलब ये हुआ, ये मतलब वैसे भोजन जो नष्ट हो गया, खराब हो गया, उसको हम विकारीय कहेंगे। ऐसे भोजन को खाने से कभी कभी भोजन विषाक्तन यानी कि मतलब पॉइजनिंग टाइप से हो जाता है। भोज पदार्थों के बिगड़ने अर्थात खाने योग्य नहीं रहने का क्या कारण है? कारण क्या है? तो ऐसा सामान्यतः बैक्टीरिया, फफूंद या कई प्रकार के कीटों के कारण होता है। आप जान चुके हैं कि बैक्टीरिया एवं फफूंद सामान्यतः गर्म एवं नमी वाले वातावरण में तेजी से पनपते हैं। अतः भोज्य पदार्थों के संरक्षण के उपयोग की जानकारी का होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमने पहले भी पढ़ा था भोज्य खाद्य पदार्थों को किस तरह से मतलब भंडारण पढ़े थे, जैसे कोल्ड स्टोर के बारे में भी पढ़े थे, जहाँ पे सब्जियों का, फलों का भंडारण किया जाता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर डिग्री मतलब कम होता है उसका टेम्परेचर, जहाँ पे वो एक्टिव नहीं होता, वहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है बैक्टीरिया, फफूंदी। जैसे कि यहाँ पे भोजन संरक्षण से क्या बढ़ाना, मतलब उसको नष्ट होने से हम बचा सकते हैं और उसको काफ़ी दिन तक हम उसका उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल भोजन को हम लोग बहुत दिनों तक कर सकते हैं उसका संरक्षण से। दूसरा में है बिना मौसम के भोज्य पदार्थों का उपलब्ध होना। तो हम भोजन को अगर संरक्षण करेंगे, जैसे फल सब्जी या फिर कुछ भी हो, तो उसको बिना मौसम, मगर अब जैसे अभी कुछ वैसा सब्जी का मौसम है तो वही मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा सब्जी का मौसम नहीं है तो वो भी, जैसे फूलगोभी अभी या फिर पत्तगोभी चाहे टमाटर, वो बिना मौसम में भी मिल जाता है, उसका सीजन नहीं होता फिर भी वो मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन संरक्षण से उसको रखा गया होगा, भोजन संरक्षण किया गया होगा उसको, ठीक है, तब वो हमको दिख रहा है और मिल रहा है, ठीक। तीसरा में वैसे क्षेत्रों में संरक्षित खाद्यान्नों को उपलब्ध कराना जहाँ वे नहीं पाए जाते हैं। तो वैसे क्षेत्र, वैसा स्थान जहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलता वहाँ पर भी उसको उपलब्ध कराना, तो ये भोजन संरक्षण से ही संभव है। भोजन संरक्षण करेंगे ताकि हम दूसरे स्थानों पर भी उसको पहुंचा सकें, और पहुंचाने में भी समय भी लगेगा। जैसे हम पे चौथा में बोला, रेल, सड़क, हवा या पानी के गर्म पानी के मार्ग से खाद्यान्नों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजने से अधिक समय लगता है, ठीक है, अधिक समय लगता है। संरक्षित खाद्यान्न ऐसे समय में नष्ट नहीं होते, तो अगर वो संरक्षित है तो वो नष्ट नहीं होंगे क्योंकि वो पूरा व्यवस्था से जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर में भोजन संरक्षण की शिक्षा से अचार हो गया, चटनी, जेम, जेली, पापड़ आदि, ये सब बनाने के लिए छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं जो घर पे सामान्यतः किया जाता है, तो उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भोजन संरक्षण की विधियां जो है मतलब नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा सिस्टम है। इनके अंतर्गत खाद्यान्नों को नष्ट करने वाले हानिकारक
जीवाणुओं को पूरा तरह से नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये पहला प्रणाली हुआ। दूसरा में बोला जाता है जीवाणु निष्क्रियन, मतलब कि उसको एक्टिव होता है, मतलब सक्रिय होता है, उसको निष्क्रियन कर देता है। ठीक है, मतलब वो काम ही नहीं करेगा, डीएक्टिव उसको कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सक्रिय जीवाणुओं और एंजाइमों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये दो प्रणाली द्वारा हम लोग भोजन का संरक्षण करेंगे। अब हमने यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो तरीके से दो प्रणाली हैं ये भोजन संरक्षण करने के, दो प्रणाली यानी दो विधि दो सिद्धांत को हमने देखा, मतलब विधियों दो विधि दो सिद्धांत को देखा। और इसका जो है इन दो सिद्धांतों पर आधारित भोजन संरक्षण की कुछ विधियां निम्नलिखित है। अब ये दो भोजन संरक्षण की जो हमने सिद्धांत देखा उसका विधि जो है लगभग 9 विधि हमने यहाँ पे देखना है। तो उसमें मतलब कुछ विधि जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। तो पहला में जैसा बोल रहा है निर्जलन द्वारा संरक्षण, मतलब निर्जलन जल 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 या निर्जल का मतलब होता है क्या कि जहाँ पे जल का अभाव हो। हानिकारक, नमी मतलब जल का मात्रा जो भी होगा उसको निकालकर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। निष्क्रिय मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक्टिव ही नहीं है। ठीक है, डीएक्टिव कर दिया जाता है जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक, वे नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे में हरी सब्जियां मसाले इत्यादि को धूप में सुखाकर निर्जलन किया जाता है। ठीक है, कच्चे मांस मछली के छोटे छोटे टुकड़ों के नमक लगाकर आग या धूप की गर्मी के द्वारा सुखाया जाता है। इससे इन पदार्थों का नमी वाष्प बनकर निकल जाता है। इस प्रकार इन भोज्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए संरक्षित कर उपभोग लायक रखा जाता है। यानी जो भी उसमें नमी है धूप के प्रकाश से यानी हीट से गर्म से वो वाष्प बनकर निकल जाता है, अब मतलब वो सूख गया। ठीक है, यानी निर्जलन, वो एक तरह से निर्जल हो गया, जल का मात्रा उसमें नहीं है, जल का अभाव हो गया। और इस प्रकार से वहाँ पे जो भी सूक्ष्म जीव है वो एक्टिव नहीं डीएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उस भोजन को संरक्षित किया जाता है। और अब हम दूसरी विधि को देखेंगे यहाँ पे। तो नमक एवं शर्करा द्वारा संरक्षण। अब नमक के द्वारा शर्करा के द्वारा भी संरक्षण किया जाता है। जैसे में नमक के गाढ़े घोल 15 से 18% में नींबू कटहल इमली मछली मांस जैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। इस तरह चीनी की चाशनी जैसे गाढ़े घोल चाशनी को मतलब चाशनी तो गाढ़ा घोल ही होता है में गाजर सेब आंवला जैसे फल विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला हो गया गुलाब जामुन पेड़ा आदि संरक्षित किया। नींबू कटहल ये सब को संरक्षित किया जाता है। तो मतलब ये सब खाद्य पदार्थों को ये विधि ही हुआ। तीसरा हमारा है खाद्य पदार्थों का स्वरूप बदलकर संरक्षण, मतलब उसका रूप ही बदल दिया जाएगा। जैसे में आम हो गया नींबू आंवला मिर्च आदि को अचार या चटनी के रूप में तेल और मसालों द्वारा से उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अब उसका रूप ही बदल गया, अचार बन गया। तो विभिन्न प्रकार के फलों जैसे संतरा नींबू अनानास से ये स्क्वॉश या फिर इसको शरबत बोलते हैं यानी शरबत, इनसे शरबत सेब आम अमरूद अनानास जैसे फलों से जेली आंवला बेल से मुरब्बा बनाकर उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो वो सब जो भी नींबू संतरा था आंवला था बेल था इसका स्वरूप बदल दिया गया है, रूप बदल गया, मुरब्बा बना दिया शरबत बना दिया जेली बन गया। तो इसका रूप बदल कर तो इस प्रकार से भी संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चौथा अतिहिमीकरण। तो यहाँ पे अतिहिमीकरण का मतलब हुआ मतलब ज़्यादा ठंडा करके उसको सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटरों में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तथा फ्रीजरों में लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तापमान होते हैं। तो फ्रिज में इस तरह से दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, पता ही होगा फ्रिज वाले जो भी रखते होंगे उनको। और इस तापमान पर जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है और एंजाइमों की सक्रियता यहाँ पे रुक जाती है -18 डिग्री सेल्सियस। और जो रेफ्रिजरेटर हो उसमें 5 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है फ्रीजर में जहाँ पे लगभग बोल रहा है -18 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में उसके मतलब वहाँ पे वृद्धि नहीं होता। पीछे भी हमने पढ़ा था 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक में वहाँ पे वृद्धि नहीं होता है, जैसे कोल्ड स्टोर के बारे में पढ़ा था। तो इन उपकरणों में विकारीय खाद्य पदार्थ जैसे दूध लायक रखा जाता है। तो ये सबको लोग फ्रीजर में इस सब में रख दिया जाते हैं ताकि वो संरक्षित रहें। तो इस प्रकार से उसको उपयोगी अधिक दिनों तक अधिक समय तक बनाया जा सकता है। ठीक है,
ऐसे खाद्य पदार्थों को ठंडे तापक्रम से बाहर निकालने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि निकाल के उनको ज़्यादा देर तक बाहर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि गर्म होने के साथ साथ इसमें मौजूद सूक्ष्मजीव फिर से सक्रिय होकर उन खाद्यान्नों को नष्ट कर कर देते हैं, क्योंकि वो अभी निष्क्रिय हो गया। फिर से आप अगर वो पहले वाले अवस्था में आएगा तो फिर से वो सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 5वां नंबर रसायनों इसको 0.06% से 0.1% तक इसको लेना है। तो इससे फलों के रस और शरबत आदि को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड को भी, ये भी एक प्रकार का रसायन है। तो इसको रस, जैसे रस हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया आदि में मिलाकर उन्हें संरक्षित किया जाता है। और बात किया जाए सोडियम बेंजोएट का, तो ठीक है, ये जो होता है वो शरीर में जाकर शायद बेंजीन का रिएक्शन कर कर बेंजीन बनाता है। ठीक है, जो कि कैंसर का कारण होता है। ठीक है, और इसीलिए जो सोडियम बेंजोएट है उसको फिलहाल अभी बैन कर दिया, मतलब कि बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये घातक है। और इसका फार्मूला की अगर बात किया जाए तो C6H5COONA होता है। ठीक, ताप तो समझते होंगे। तो इसके अंतर्गत ताप द्वारा खाद्यान्नों में स्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर उनका संरक्षण किया जाता है। उच्च दाब पर भाप द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर बंद डिब्बों, जारों आदि में संरक्षित रखने की विशेष विधि को डिब्बा बंद संरक्षण कहते हैं। मतलब इस तरह संरक्षण कर उसको मतलब कि डिब्बा में बंद करके रखा जाता है, और इस विधि को हम लोग डिब्बा बंद संरक्षण कहते हैं। तापन की अन्य विधियों जैसे कि उबालकर, भूनकर, गर्म वायु लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक से सेंककर भी विभिन्न खाद्यान्नों को संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से भी ये तो एक तरह से ताप द्वारा संरक्षण हो गया। 7वां में देखेंगे पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है पाश्चुरीकरण, इसी में देखेंगे खाद्य पदार्थों को उच्च ताप पर रखकर, ठीक है, उनमें मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके फिर उनको अत्यधिक ठंडा करके रखने की विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि उसको अधिक ताप पर उसको जो भी सूक्ष्म जीव होगा उसको नष्ट करके फिर उसको अत्यधिक ठंडा करके रखने की विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि का वर्णन सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था 1895 के बीच में। ठीक है, इनने किया था। इस विधि से संरक्षित भोज्य पदार्थों को कम तापमान पर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम तापमान बढ़ेगा, क्योंकि इनमें सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं जो ताप बढ़ने से पुनः सक्रिय होकर खाद्य को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको कम ताप पर ही रखना चाहिए। 8वां नंबर देखते हैं विकिरण मतलब कि जो किरण होता है, जैसे मैं यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन पुंज, जैसे भोजन संरक्षण की यह सबसे आधुनिक विधि है। मतलब सबसे आधुनिक मतलब नया विधि हुआ। इस विधि में पराबैंगनी किरण का नाम सुने ही होंगे, गामा किरण, इलेक्ट्रॉन पुंज आदि से खाद्यान्नों में स्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये सबसे सूक्ष्म जीवों को जो होता है भोजन में, खाद्यान्नों में, उसको नष्ट कर फिर ऐसे संरक्षित खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। पराबैंगनी वही किरण जो सूर्य के प्रकाश से आता है, सूर्य के प्रकाश से आता है पराबैंगनी किरण। ठीक है, और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है निर्वात पैकिंग। अब जो पैकिंग होता है, तो जैसे कि आपने तो पैकिंग द्वारा संरक्षण, और पैकिंग कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐसे पैक होकर आते हैं। ठीक है, तो उसमें से हवा को निकाल लिया जाता है, तो और फिर उसमें उसको पैक किया जाता है। और भी बहुत सारे चीज़ देखे होंगे, जैसे कि आप देखे होंगे कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, तो उसमें सामान्य हवा नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, जो कि जिससे सूक्ष्मजीव मतलब उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चाय की पत्तियाँ, कॉफ़ी के पाउडर, आलू चिप्स, दूध जैसे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में टीन या गत्ते के पैकेट या डिब्बे से पहले हवा आंशिक रूप से निकाल दी जाती है, और इन्हीं डिब्बों में इनको बंद कर दिया जाता है। ऐसे डिब्बों में खाद्य पदार्थ सीमित अवधि के लिए संरक्षित रहते हैं। इसी सीमित अवधि के भीतर
इन पदार्थों का उपभोग कर लिया जाता है। तो ठीक है, ये 9 नंबर था। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो होगा पेटीएम अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे, अगर जिसको मन हो डोनेशन देने का वो वहाँ पे दे सकते हैं। लाइक 2, 4, 5 कुछ भी जो भी मन हो आपका दे सकते हैं, 5 रुपये तक। तो वो 5,000 लगभग हो जाता है। ठीक है, तो अगर देंगे तो अगर हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वीडियो को पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।